मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं आएंगे और सरेंडर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ये कुर्बानी ना देते तो पेट्रोल 2000 रुपए लीटर भी नहीं मिलना था। बिलावल लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, यकदम अचानक रास्ते कैसे जुदा हो गए। खुदा का वास्ता बेनजीर साहबा का मुकाबला बुशरा नहीं, मैं मुकाबला नहीं कर रहा। मैं अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, इमरान रियाज गायब हो जाते हैं, सहाफत के साथ ये जो कुछ हुआ ये ठीक हुआ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सब बताइएगा, तारीख का ऐलान कर दिया गया है मियाँ साहब की वतन वापसी की, तो तैयारियाँ किस लेवल पे चल रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाह। देखें, बड़ी खुशाइंद बात है कि अपनों को भी और पराओं को भी, दोनों को मियाँ साहब की वापसी का शिद्दत से इंतज़ार था और बड़ा शौक़ था। तो इंशाल्लाह सबका शौक़ वो पूरा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी अर्ज़ वतन पर दोबारा वापस आ रहे हैं। और मियाँ साहब की वापसी जो है जी, वो कोई इतनी सिंपल बात नहीं है। मियाँ साहब की वापसी असल में उस मसीहा की वापसी है कि जिसने पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात में पकड़ा और आसानी में ले जाके छोड़ा। आप जितने भी अदवार मियाँ साहब करे हैं, 3 अदवार मियाँ साहब करे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को गेयर अप किया, पाकिस्तान में ट्रेड जो है उसको फ़रोग़ दिया, पाकिस्तान की GDP जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हमेशा अच्छी हुई। आप रिसेंट पास की अगर हम बात करें तो 2013 से 17 तक का जो दौर था, आपको याद होगा कि बदतरीन लोड शेडिंग हुआ करती थी। 16-16, 20-20 घंटे लाइट नहीं आती थी और इतना बड़ा शॉर्टफॉल था कि हम सोचते थे कि या अल्लाह ये कैसे होगा। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने और फिर उनका एक ऐसा कम्बिनेशन डेवलप हुआ कि हमने 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाई और मुख्तसर से अरसे में बनाकर दिखाई। और फिर जब हमने इक़्तिदार छोड़ा तो उस वक्त लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद हो चुका था। और इसी के तरह से अगर आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो 2017 के अवाल की अगर मैं बात करूं तो डॉलर का जो रेट था वो 90 और 100 के दरमियान था और पेट्रोल का जो रेट था वो 65 रुपये लीटर था, 37 रुपये किलो आटा था, 4 रुपये यूनिट बिजली थी। वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो एक बहुत पाकिस्तान का जो जैली मसीहा बनी फिरता है, वो अपने नाच गाने के प्रोग्राम में बिल जलाया करता था और वो गो नवाज गो के वो पेंट किया करते थे। तो मेरी उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि आपको वो 4 रुपये वाली बिजली महंगी लगती थी और आपकी उन हरकतों और उन साजिशों के नतीजे में पाकिस्तान का जो हाल हो गया है कि आज बिजली कहाँ पहुँच गई है, आज पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया है। मुझे एक सवाल करना है पाकिस्तान की आवाम से कि दिल पे हाथ रख कर ये बताएं कि जिस दिन से मियाँ नवाज शरीफ साहब को साजिश से निकाला गया और उस साजिश के जो मरकज़ी किरदार थे वो आपको पता है कौन थे, वो जनरल बाजवा साहब थे, वो जनरल फैज़ साहब थे, वो साकिब नसूर साहब थे और इमरान खान साहब बकलम खुद उस साजिश में शरीक थे। इन 4-5 किरदारों ने जो पाकिस्तान के बखिए उधेड़े नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती इक़्तिदार से बाहर किया। पाकिस्तानी अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि उस दिन के बाद पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? कि जो 16 माह का दौर था वो किसका दौर था? तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब कुल्ली इख्तियारात के मालिक थे? क्या 13 जमातों को लेकर चलना कोई आसान काम था? जो PDM जो इतना बड़ा इत्तेहाद था, उन तमाम को एक पॉलिसी पर इकट्ठे करना क्या कोई आसान काम था? और फिर जिस नहज पे पाकिस्तान को पहुँचा कर शहबाज शरीफ साहब के हवाले किया गया था, मैं तो उनको ये क्रेडिट देता हूँ कि इमरान खान साहब तो समझ रहे थे कि बस ये पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट हुआ और कल डिफ़ॉल्ट हुआ। और डिफ़ॉल्ट कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन जिन दोस्तों को डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं पता, उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि खुदा ना खास्ता अगर शहबाज शरीफ साहब ये कुर्बानी ना देते और अपनी ज़ात की और अपनी सियासत की नफ़ी करके मुल्क को मुश्किल फ़ैसले करके डिफ़ॉल्ट से ना बचाते, तो जो पेट्रोल आज हम गालियां देते हुए, बुरा भला कहते हुए 332 रुपये का डलवा रहे हैं, ये आपको 2000 रुपये लीटर भी नहीं मिलना था। क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद आपकी इंपोर्ट बंद हो जाती है, आपके मुल्क में रॉ मटेरियल्स नहीं आ सकते, आपके मुल्क में दवाई नहीं मिल सकती, आपके मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आपके मुल्क की बेरोज़गारी कम अज़ कम 200% बढ़ जाती। तो वो तबाही जो हमने श्रीलंका में देखी, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उस तबाही से पाकिस्तान को बचाया और उसका क्रेडिट डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जाता है। लेकिन हम उसका क्रेडिट देने के बजाय उनको डिस्क्रेडिट करते हैं। मुझे सवाल ये पूछना है कि अगर शहबाज शरीफ साहब
यही फैसला करते जो इमरान नियाज़ी और उसके गुमाश्तों ने किया कि हम अपनी सियासत बचाएंगे, हम रियासत को नहीं बचाएंगे। हम पेट्रोल की कीमत को 10 रुपये नीचे करके जा रहे हैं। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि जनाब 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम कर दिया। लेकिन उस वक्त जो माहिदा IMF से, जो ना शहबाज शरीफ ने किया, ना मैंने किया, ना बुखारी साहब आपने किया, वो माहिदा कि हम पेट्रोल में 60 रुपये लेवी लगाएंगे और 50 रुपये टैक्स लगाएंगे, हम पेट्रोल को आलमी कीमत के बराबर रखेंगे, हम पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं देंगे, हम स्टेट बैंक को अमलन IMF के हवाले कर रहे हैं, हम बिल्कुल डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये माहिदा IMF से किसने किया था? इमरान खान साहब ने किया था। ज़ाती हैसियत में नहीं किया था, कोई उनके अब्बा जी का पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वो साइन किए थे कि जिसको ऑनर करना हर हुकूमत और रियासत का काम था। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उनकी हुकूमत उस मायदे को ऑनर किया जिसका खमियाजा उन्होंने भुगता। और वो जो 10 रुपये लीटर की कमी वो जून तक कर गए थे, उसके नतीजे में जो 450 अरब का शॉर्टफॉल आया, उस 450 अरब का शॉर्टफॉल जो है उसको पूरा करने में जो अवाम ने मुश्किल और तकलीफ बर्दाश्त की। और जो IMF, उसके बाद तो आपको पता है कि IMF के घुटनों तक को हाथ लगा दिया गया, लेकिन IMF हमसे डील करने को दोबारा तैयार नहीं था। अच्छा खाई साहब, ये बताइएगा, दूसरी जानब जो नैब केसेस थे वो रिवर्स हो गए सारे के सारे, और आप भी समझते हैं कि मियाँ साहब के लिए इजी नहीं है कि वो वापस वतन पहुँचेंगे और सीधा घर जाएंगे, तो क्या सूरत हाल बनेगी? क्या ये तो क्यों इजी नहीं है? जिस तरह से माशाल्लाह हमारी अदालत आलिया ने और अदालत उस्मा ने जो तारीख साज फैसले दिए हैं पिछले 1 साल में, और जिस तेज़ी से तेज़ तरीन इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह एक लाडले को फराहम किया है, तो क्या उस लाडले का ही हक़ है वो तेज़ तरीन इंसाफ लेने का? जो प्रोटेक्टिव बेल्स इमरान नियाज़ी साहब को मिली हैं, क्या तारीख़ में किसी आम आदमी कोई सोच भी सकता है? मुझे आप किसी तारीखदान को बुला लें, पाकिस्तान के 74-75 साल की हिस्ट्री में कोई एक प्रेसिडेंट ऐसा बता दें कि तारीख में इतना तेज़ तर इंसाफ जो है वो किसी जमात के सरबराह को या किसी जमात को मिला हो या किसी आम आदमी को मिला हो। मैं अपनी बात करता हूँ भाई, मेरे पे जो है वो 2020 में दहशतगर्दी का केस हुआ। कर्नल मुबशर साहब, महर इश्तियाक साहब मेरे पास यहाँ बैठे हैं, कब मियाँ तारक साहब बैठे हैं, इन सब पे वो केस है। हमने अदालत आलिया से दरख्वास्त की कि हमारी दहशतगर्दी जो है वो हम पे नाजायज़ लगाई गई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, काइंडली दहशतगर्दी के दफ़ा को हज़फ किया जाए। तो जो अदालत जिसने 3 मिनट में वो दहशतगर्दी की दफ़ा इमरान खान के लिए हज़फ कर दी, उस अदालत का हमें ये जवाब था कि जनाब जब आपका ट्रायल होगा, जब चलान पेश किया जाएगा, आप मुतलका कोर्ट से रजू कीजिएगा, उस वक्त आपकी दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म की जाएगी। तो जहाँ इंसाफ के इतने बड़े डबल स्टैंडर्ड्स होंगे, वहाँ मैं समझता हूँ कि किसी के लिए कोई अच्छी बात और आसानी नहीं होगी। लेकिन चूँकि मोहतरम बदयाल साहब जाने से पहले अपने लाडले के लिए बड़े अच्छे अच्छे केसेस जो हैं वो कर चुके हैं, तो उन्हीं केसेस का सहारा लेके इंशाल्लाह मियाँ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं आएंगे और सरेंडर करेंगे और कानून का सामना भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब जो मुनसफ आया है उसके कानून के तकाजे वही हैं जो पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून कहता है, और इंशाल्लाह ताला 100% मेरिट होगा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरिट पर अल्लाह के फजल से इज्जत से इंशाल्लाह ताला जो है बाइज्जत बरी होंगे। अच्छा खाई साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और वो मांग भी सिर्फ मुस्लिम लीग नून से रहे हैं, तो क्या वजह बनी? यकदम अचानक रास्ते कैसे जुदा हो गए? और इसके साथ ही एक छोटा सा कि मुस्लिम लीग नून भी किसी ज़माने में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा करती थी, लेकिन आजकल वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है नून लीग की जानब से नहीं आ रहा, तो क्या उन्हें मिल गई है? देखिए, हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा करते थे वो आपको भी पता है कि हम किससे मांगा करते थे, और जो बिलावल साहब मांग रहे हैं, देखिए मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं तो किसी भी सियासी जमात से लड़ने के हक़ में नहीं हूँ। अच्छा खाई साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून बड़ी वाज़ेह हमायत कर रही है कि इलेक्शन जो है वो तख़यीर का शिकार हो, तो क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती है मुस्लिम लीग नून, या कुछ सियासी फ़ायदा इसके पस पर्दा है जिसको हासिल करने के लिए तख़यीर में जाना? मुस्लिम लीग नून, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन को तख़यीर का शिकार करने की हमायती है। देखिए, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है? मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि जब इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए एक बार फिर मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की और उन 2 असम्बलियों को तोड़ दिया ज़बरदस्ती कि जिनमें वो ख़ुद हुक्मरान थे, तो उसका मकसद क्या था? उस वक्त IMF से वो मादे को रोकना, पाकिस्तान की माशी हालत को ठीक होने से रोकना। हमारा मुतालबा उस वक्त भी ये था कि अवाम जिस बदहाली का शिकार है, पॉलिटिकल सिस्टम को और इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्टेबलाइज ना होने दिया जाए। हम एक दिन ही इलेक्शन मांगते थे,
ज़रा थोड़ा सा फ़र्क कर लें। हम उनके इस मुतालबे के ख़िलाफ़ थे कि इलेक्शन सूबाई असम्बलियों का पहले कर दिया जाए और कौमी असम्बली की बारी बाद में आए। हम साफ लफ्ज़ों में ये बात करते थे कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं तो फिर ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं होगा कि आप पुरानी मरदमशुमारी के तहत सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन करा दें और नई मरदमशुमारी पर आप कौमी असम्बली का इलेक्शन करा दें। तो ये किसी तौर पर मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं थी। इमरान खान साहब की तारें कहीं और से हिलती हैं, इमरान खान साहब की तारें और बागडोरें कहीं और जाके मिलती हैं। वो क़ुव्वतें कि जो पाकिस्तान में चाइना की सरमायाकारी नहीं देखना चाहती, जो पाकिस्तान में सी पैक को बढ़ता फूलता नहीं देखना चाहती, और अगर इमरान खान साहब इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनको होश करनी चाहिए, और अगर वो उसमें शरीक हैं तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती इस मुल्क की जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा खालिद साहब, जनूबी पंजाब एक बड़ा हार्ट केक साबित होता है जब भी कोई इंतखाबात आते हैं। इस समय पीपल्स पार्टी ने भी उसी को कैच करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा जी आप हमें वोट दें, हम अलग से सूबा बना देंगे आपको। तो 2018 के इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ, अब नून लीग का रुझान भी उसी तरफ ही होता है। तो क्या वजह है? वो पसमानदा इलाका है, उसके मसाइल हल करने के बजाय उस पर सियासत चमकाने की कोशिश की जाती है। देखें वारिस साहब, मैं तो विद प्रूफ और विद फिगर्स ये बात साबित कर सकता हूँ कि सब ने जनूबी पंजाब की महरूमियों से सियासत की है, लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वो लीडर है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो लीडर है जिन्होंने जनूबी पंजाब से महरूमी के ख़ात्मे के लिए प्रैक्टिकल काम किया है। आज साउथ में आप जितनी तरक्की हुई है, जितनी तरक्की ले लें, साउथ के अपने लोग भी इस मुल्क में हुक्मरान रहे हैं। कोई सदर रहा है, कोई गवर्नर रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर रहा है, लेकिन जो तेज़ तर तरक्की साउथ पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला के दौर में हुई है, वो उसकी माजी में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए कि माजी में मुस्लिम लीग नून ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर बड़ी तनकीद की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्होंने इसको समझा कि ये हमने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह बुशरा बीबी को लेकर भी अब तनकीद की जा रही है। तो क्या नून लीग दोबारा से पहले तो मैं बड़े मैं ये हाथ जोड़ के कहता हूँ आपसे, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ हर खातून का, लेकिन खुदा का वास्ता बेनज़ीर भुट्टो का मुकाबला बुशरा बीबी से ना करें। बेनज़ीर भुट्टो ने कभी टोने नहीं किए थे, बेनज़ीर भुट्टो ने कभी दिहाड़ियाँ नहीं लगाई थी, बेनज़ीर भुट्टो ने कभी फ्रंटमैन फराग होगी जैसे नहीं रखे हुए थे, बेनज़ीर भुट्टो कभी किसी को ये नहीं कहती कि फ़लाँ को गद्दार बना दो और फ़लाँ का को ट्रोल कर दो। तो बुशरा बीबी मैं कहता हूँ बहुत अच्छी खातून होंगी, अल्लाह ताला उनको अपने घर में मेरा खुशाबाद रखे। खुदा का वास्ता बेनज़ीर साहबा का मुकाबला बुशरा बीबी, मैं मुकाबला नहीं कर रहा, मैं ये आप उनका कोई कंपैरिजन भी ना करें, कोई दूर तक कंपैरिजन नहीं है बेनज़ीर भुट्टो का और बुशरा बीबी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाद में मुस्लिम लीग नून दोबारा तो पछताएगी नहीं कि हमने बुशरा बीबी के ऊपर क्यों तनकीद की। देखिए, हमने किसी पे कोई तनकीद नहीं की। अगर कहीं से कोई ऐसे शवाहद मिलते हैं, अब वो जो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग तोशाखाना के तोहफे चोरी करने की आई है वो मैंने बनाई है। उनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग अपना लोगों को गद्दार बनाने की आई है कि फलान बेटा फलाने को गद्दार बना दो, ये मैंने बनाई है। मुझे बताएं, क्या कोई घरेलू खातून तोहफे चोरी करती है? क्या कोई घरेलू खातून जो है वो लोगों को गद्दार बनाती है? देखें, जादू बरहक है, लेकिन जादू करने वाला काफर होता है। बड़े अदब से अर्ज करूँ तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मियां नवाज शरीफ ने भी एक गाड़ी ली थी तोशाखाना से, और वो तब ली थी जब वो गाड़ी लेने का कानून नहीं बना था, कानून बाद में बना जब यूसुफ रज़ा गिलानी आए। तो क्या कहेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड? लेकिन बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने वो पुरानी गाड़ी खरीदी थी, वो कोई नई मर्सिडीज नहीं खरीद के ले गए हुए। ये जो लोगों को गलत फहमी फैलाई जा रही है और सोशल मीडिया जो पीटीआई का झूठ फैलाता है, वो तो एक मैं समझता हूँ कि एक ढांचा था कि जिसको सिर्फ इस शौक में ले लिया गया कि इसी वक्त में उसके अंदर वो सवार हुआ करते थे और गाड़ी चलने के काबिल भी नहीं थी। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको दी, बड़ी मादर से ये सब नोट कर लें, कोई नई चमचमाती मर्सिडीज उन्होंने नहीं ले ली हुई। हाँ, खान साहब ने जो किया, मुझे इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि आप इसका अगर क्रेडिट लेते हो, इमरान खान साहब इसका क्रेडिट लेते हैं कि जनाब हमने तोशाखाना के कानून को ठीक किया, हमने 20% रकम जमा होती थी, पाकिस्तान का माल चोरी होता था, हमने उसको 50% कर दिया। और फिर जब आपने तोशाखाना से घड़ी ली और आपने मान लिया 50% का कानून आप बनाने के बाद, उसका क्रेडिट लेने के बाद आपने खुद 20% रकम जमा कराई, तो इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी गलती और इससे बड़ा धोखा और पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर ने किया होगा। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा तरीके इंसाफ और इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है, और साथ ही बता दें कि जो एक सिविल आदमी है उसका जो फौजी अदालतों में जो ट्रायल की जो बातें हैं, इस पे मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? एज आ पोलिटिकल वर्कर आप अगर मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि मैं किसी सियासी कारकुन की गिरफ्तारी पर खुश नहीं हो सकता, मैं किसी शख्स की नाअहली पर मिठाई नहीं बांटना चाहता, मैं किसी शख्स पर फौजी अदालत में, सिविल शख्स पर फौजी अदालत में मुकदमा चलते देखकर खुश नहीं होता। लेकिन यहाँ ये भी सवाल है कि ये वजह क्यों आई है, इस नहज पर पहुँचे क्यों हैं, जब वो मुल्क जिसने हमें आज़ाद रहना सिखाया, जिस मुल्क में हम सारी ज़िंदगी पनपे, जिसने हमें इज़्ज़त दी, जिस मुल्क के लोगों के पैसों से मैंने शौकत खानम बनाया, जिस मुल्क ने मुझे बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाया,
उस मुल्क को सिर्फ इसलिए कि इस वजारत उज़्मा छीन गई है, वजारत उज़्मा आपके पास नहीं रही, उस मुल्क के शहीदों की तस्वीरों को जलवा दिया जाए, उस मुल्क के अंदर मस्जिदों को शहीद करवा दिया जाए, एम्बुलेंसों से लोगों को निकाल कर जला दिया जाए और जिन्ना हाउस पर हमला करके फ़ख्र महसूस किया जाए, पासपोर्ट फाड़ के अपना भारत को ये मौका दिया जाए कि पाकिस्तान के शहरी अपने मुल्क का पासपोर्ट फाड़ रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा जलाने की बात की जाए और जला के दिखाया जाए, तो मैं ऐसे शख्स पर भी लानत भेजता हूँ, ऐसी सोच पर भी लानत भेजता हूँ और उन तमाम लोगों पर लानत भेजता हूँ जो पाकिस्तान का झंडा जलाने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ने को फ़ख्र महसूस करते हैं, जो मेजर अजीज़ भट्टी की तस्वीर पर डंडे मारने को फ़ख्र महसूस करते हैं। ये फसादी इंसान जिसका नाम इमरान खान है, ये अपनी नाक के आगे नहीं देखता, ये पाकिस्तान को जो है अपनी ज़ात से बालातर नहीं समझता, ये अपनी ज़ात को पाकिस्तान से बालातर समझता है। अच्छा खाई साहब, ये बताइएगा, जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, उसके बाद अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, जो है इमरान रियाज का जो है वो गायब हो जाते हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चलता वो किधर हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब को जो है वो एक सवाल पूछने पर पीटीवी से अफेयर कर दिया जाता है, बतौर तजज़िया कर बैठते थे। क्या समझते हैं कि सहाफ़त के साथ ये जो कुछ हुआ ये ठीक हुआ, क्या मौक़िफ़ है? देखें, मैं जहाँ इन तमाम इक़दामात की भरपूर मज़म्मत करता हूँ, इमरान रियाज जो है वो मेरा भाइयों की तरह है, मुझे बहुत तकलीफ़ है इमरान रियाज के गुमशुदगी की, और मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया हुआ है और फाइनल उन्होंने उसमें वर्डिक्ट दी हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला को बेहतरी करेंगे। अरशद शरीफ साहब की जहाँ तक बात है, उसके हक़ाइक़ तो काफ़ी हद तक सामने आ चुके हैं कि कौन शख्स था जिसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया, कौन शख्स था कि जिसने अरशद शरीफ को, अगर मैं यहाँ कहूँ कि क्या एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के लिए ये कोई नामुमकिन सी बात थी कि अरशद शरीफ का दुबई में वीज़ा जो है एक्सटेंड कर देते, बिल्कुल नामुमकिन बात नहीं थी, बड़ा इजी काम था। तो कौन था कि जिसने उनको कीनिया जाने पर मजबूर किया? तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा किसने उठाया? ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं उठाया और ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने तो नहीं उठाया। इवन मैं अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो तमाम उंगलियां तो उनकी तरफ जाती हैं, तो उनको तो इसका नुकसान हुआ है, उसको तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी भी ये जो आप गुमशुदगियों की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसका पॉलिटिकल माइलेज कौन उठा रहा है, कौन इसका फ़ायदा ले रहा है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह ताला निकलेंगी।